मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, स्टॉक एक्सचेंज पर असरअंदाज। क्या स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी के बजाय सट्टेबाजी हो रही है? हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार क्यों? नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी। बातें बड़ी बुलंदो बांग दावों की सूरत के अंदर की गई। मार्केट दोबारा रिकवर कर गई। सरमायाकारों के दिल के अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई। लोग अमूमन ये कहते हैं कि मैं जब भी आता हूँ मनफी बातें करता हूँ स्टॉक मार्केट के मुतालिक, और मार्केट को जो है वो एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करता हूँ, ये परफॉर्म नहीं कर सकती वगैरह वगैरह। मेरे जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यकीन की बुनियाद पर और सच्चाई की बुनियाद के ऊपर हैं। वो क़यामत के आने की तारीख़ें बताने पर मुहित नहीं हैं। ये बुनियादी तौर पर और लोग करते होंगे, मैं नहीं करूँगा। क़यास आराई हमेशा हकीकत की बुनियाद पर होनी चाहिए, और मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि क़यास आराई जो हो वो हकीकत की बुनियादों पर हो। जितनी बात हो हकीकत की बुनियादों पर हो। हकीकत कोई मुझे बताता नहीं। कहते हैं मीठा मीठा, हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू, और जनाब सीपैक से पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। ठीक है जनाब, आप कहते हैं तो हम हर चीज़ मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट ने कल दोबारा से एक नेगेटिव ट्रेंड दिखाया, और आज भी ऐसा मैंने गैदर किया है कि मार्केट में थोड़ा बहुत नेगेटिव ट्रेंड जो है वो जारी है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब अफरोज़ मर्चेंट साहब, जो कि CEO हैं मर्चेंट इन्वेस्टमेंट्स के। वेलकम करता हूं आपको शो में। थैंक यू। अफरोज़ साहब, बुनियादी तौर पर दुनिया भर की मार्केटें बहुत तेज़ हो चुकी हैं। आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान चाहे पाकिस्तान के अंदर कितने ही नेगेटिवली ना देखे जाएं, इसके बावजूद अमेरिका के अंदर उनको इंडस्ट्री, उनकी बिजनेस, S&P वाली कंपनियां, फॉर्ब्स की सारी कंपनियां पॉजिटिवली देख रही हैं, और उसका नतीजा ये है कि डाउ जोन्स रिकॉर्ड बना रहा है, S&P इंडेक्स में रिकॉर्ड बन रहे हैं। उसका नतीजा ये पूरी दुनिया के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड हमने देखा, उसमें डॉलर एडजस्टमेंट भी शामिल थी और इंटरनेशनल मार्केट भी शामिल थी, और कुछ हमारे यहाँ हालात भी स्टेबल हुए थे। लेकिन फिर नेगेटिव ट्रेंड आना शुरू हो गया। सरमायाकार बेचारे घबरा गए हैं। हम किस पर यकीन करें, किस बात पर यकीन करें, किस बात पर यकीन करें? मुस्तकबिल कैसा लगता है, आप बताएं। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने जब टेक ओवर किया था, और आपको याद होगा एक आप ही एंकर थे किसी और चैनल पे, और उस दिन मार्केट जो है वो 700 पॉइंट्स गिरी थी। पहला दिन था, एंड पीपल वर नॉट वेरी हैप्पी टू सी ट्रंप एज प्रेसिडेंट ऑल ओवर USA। और देखा जाए तो पॉपुलर वोट जो है वो भी क्लिंटन को ज़्यादा मिले, इलेक्टोरल वोट्स जो है वो ट्रंप को ज़्यादा मिले। और मुझे आपका स्टेटमेंट याद है कि इवन ट्रंप वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि मैं कैसे प्रेसिडेंट बन गया। बहरहाल वो इलेक्टोरल वोट्स की वजह से प्रेसिडेंट बन गए। ट्रंप बीइंग अ बिजनेसमैन हिमसेल्फ, ट्रंप ने जो कमिटमेंट्स किए थे वो उसको फुलफिल भी किए। वेस्ट में ये काफ़ी इन चीज़ों में हमारे यहाँ बहुत नापसंदीदा शख्सियत है भाई वो। जी, हमारे वो उस पे मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने जो सबसे बिगेस्ट जो स्टेप लिया है वो कॉर्पोरेट टैक्स जो 35% से जो है वो 21% पे, यानी 40%, 14% कम होना, यानी 40% कम होना। यानी आप हर कंपनी का मुनाफा ऑटोमेटिकली 40% जो है वो जो गवर्नमेंट को जा रहा था वो सेव होगा। तो ये सेनेट और हाउस दोनों ने इसको अप्रूव कर दिया और इम्प्लीमेंट हो गया, जिसकी वजह से आप देखें कि डाउ जोन्स जब वो थे तो जब 18,000 से नीचे था, और अब 25,000 क्रॉस किया है। और वो तो ये बेसिक वजह मैं समझता हूँ इवन हमारी गवर्नमेंट भी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इस तरह से करें। देखें कर रही है। सुने मेरी बात, एक मैं आपको बताता हूँ। मैंने सुना है कि वजीर आजम साहब के मीटिंग हुई है जी मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ, ऐसा सुना है बात की, और उन्होंने आपस में डिस्कस किया है कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने का। कॉर्पोरेट टैक्स कम हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर मार्केट्स जो है वो बेहतर हो जाएंगी। जी, देखिए, ये मैं यही समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक मैं समझता हूँ कि इकदाम है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर जो लीव पे है व्हाटएवर, और उनकी जगह मैं हमेशा ये चैनल पे कहता रहा हूँ कि जो इकोनॉमी को रन करने के लिए यू नीड दी
असिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिस्ट्स, जो वेल नोन इकोनॉमिस्ट्स है और जो है, अब देखें ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टेप हुआ। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो है, ही हैज़ डन PhD फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटी इन USA इन इकोनॉमिक्स, और बिजनेसमैन भी है, इकोनॉमिस्ट कम बिजनेसमैन। और शुरू में ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं टैक्सेशन कम करना चाह रहा हूँ, और इवन यहाँ तक मीडिया में आ रहा है, आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू, बट वो तो कह रहे हैं कि भाई जैसा टैक्स जो है वो मैक्सिमम 15% होना चाहिए। तो दिस वुड बी अ बिग रिलीफ अगर ये टैक्स जो है वो, हम ये कहते भाई, आपके मुंह में घी शक्कर अगर ये बात उनके जहन में आ गई जी, आपके मुंह में घी शक्कर अगर ये बात उनके जहन में आ गई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। पता नहीं क्यों, मेरी थोड़ी, लोग वैसे भी कहते हैं थोड़ा सा काली जुबान है मेरी, जो मैं कहता हूँ वो अमूमन, मैं ही नहीं कहता कि भाई को मेरे अंदर कोई गिदड़ सिंगी है, लेकिन अमूमन वो बात दुरुस्त हो जाती थोड़े अरसे के बाद। जैसे मार्केट का मैंने कहा था गिर जाएगी, आप लोग कहते थे नहीं चढ़ेगी, कुछ आपके साथी कहा करते थे 60,000 पे जाएगी, कुछ लोग कहते थे 1 लाख पॉइंट पे जाएगी। आज वो मुंह छुपाते फिर रहे लोग। आप नहीं कहते थे, आपके कुछ साथी कहते थे नहीं कहते थे। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, वो ठीक है, वो उस पर भी हम बात करेंगे। मीडिया पे आपके 2 साथी थे, नाम नहीं लूंगा, वो भी प्रोफेसर थे। सुन लेना, आपने डॉक्टर की बात की, एक आपके साथी थे, साथी के माने ये आपके बराह रास्त साथी नहीं थे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में हुआ करते थे, हर जगह बयान देते थे, एथिकल गुरु बने हुए थे इस मार्केट के। भाग गए, पाकिस्तान से ही भाग गए। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाजरीन भी जाते थे। दूसरे एक साहब थे, उनके ऊपर बहुत बोझ लदा हुआ था, वो भी भाग गए। लेकिन मैं नाम किसी के नहीं ले रहा, इशारे से बता रहा हूं। मैं आपको बताऊं, अब तो लोग ही बहुत कम बच गए हैं। अब तो मीडिया टॉक करने के लिए कोई ब्रोकर मेंबर नहीं मिलता। सीधी जो मैं आपसे बात करूंगा, अब कहां गए वो लोग जो मॉरल एथिक्स सिखाया करते थे मार्केट के, जो कहते थे बड़ी पॉजिटिविटी है, दूसरे ब्रोकरों पे तनकीद किया करते थे, वेयर आर दे? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा भी थोड़ा जवाब सुन लें आप। देखिए हिस्टोरिकली दुनिया भर में जब भी कोई भी मार्केट फ्रंटियर मार्केट से अपग्रेड भी है, इमर्जिंग मार्केट में, मॉर्गन स्टैनले ने जो भी मार्केट ऊपर गई है, जो भी मार्केट को अपग्रेड किया है, उसका इंडेक्स बढ़ा है। अब पाकिस्तान वॉज परहैप्स दी ओनली कैपिटल मार्केट, और मैं नहीं कहता हूँ कि हम सभी समझ रहे थे, दुनिया भर के लोग समझ रहे थे। देयर वाज ओनली वन फंड मैनेजर जिन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान फ्रंटियर मार्केट में रहे तो बेहतर है, क्योंकि वेटेज फ्रंटियर मार्केट का ज़्यादा है। और मैं नाम लेना भी मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड्स मैनेजर US का है, 1940 में आए थे। उनके जो CEO है मार्क मोबियस, उन्होंने ये सिर्फ स्टेटमेंट दिया था, और द इंटायर वर्ल्ड वाज एक्सपेक्टिंग, इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हिस्टोरिकली जब मार्केट इमर्जिंग मार्केट में, अब मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, इंडिया विच इज़ अ नेबर ना, USA की बात क्यों करें, ठीक है ना, 25,000 पहुंच गया जो भी है। इंडिया विच इज़ अ नेबर, आपको मालूम है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है? Yesterday it was trading at a price earnings multiple of 24. We are trading at a price earnings multiple of 8. यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमसे 200% वो मार्केट महंगी है। 24 मार्केट जो है, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, जिसमें हम भी है, आज उसमें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम we are still the cheapest. I acknowledge कर लेता हूं आपकी बात को, लेकिन strongly disagree with your valuation techniques with regard to price earning multiples. मतलब ये भी साथ में डिस्क्लेमर लगा रहा हूं, यानी आपकी बात को एक्नॉलेज कर लेता हूं। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि काउंट करते हैं, लेकिन डेफिनेटली इंटरनेशनली मार्केट के अंदर प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स को बहुत सीरियसली कंसिडर किया जाता है, बहुत सारे सरमायाकार भी लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता, और मेरी अपनी ज़ाती राय है, उसको मैं कंटेस्ट भी कर लूंगा अपने फाजिल मेहमान के साथ। यहां पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं जनाब हम स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक और उसके मिले जुले रुझान के बारे में, जो कुछ समझ में नहीं आ रही। पाकिस्तान में उल्टा लटकोगे तो सीधा नज़र आएगा, क्योंकि किसी चीज़ की और कोई भी चीज़ जो है उसकी कोई कल सीधी नहीं है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब अफरोज़ मर्चेंट साहब, CEO हैं मर्चेंट इन्वेस्टमेंट्स के। इसके ब्रेक पे जाने से पहले टेक्निकल बात हो रही थी और फंडामेंटल बात हो रही थी। मैंने कहा उसकी थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं कि आपने प्राइस अर्निंग मल्टीपल के बारे में बात की। आम जो सरमायाकार उन बेचारों को समझ नहीं आई होगी बुनियादी तौर पर एक कंपनी कितनी जल्दी अपने पैसे निकाल के देती है, इस तरह से आप समझ लें उसको। और उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान के अंदर 8 दफ़ा अगर आप उसके कमाई देखें तो वो अपनी कीमत निकाल देगी। यही है ना जो आज इस साल उसने कमा के दिया है, 8 साल में आपको कमा के निकाल के दे दी। यही बात कर रहे हैं आप। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, वैसे बड़ा मुश्किल है। और आप कह रहे हैं इंडिया में 24 साल के अंदर पैसे निकाल के देगी। सही। और अगर आप चीन की मार्केट के बारे में बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान, तो वो 20 दफ़ा निकाल के देगी। तो पाकिस्तान की मार्केट बहुत अच्छी है जी जी, 8 साल में ही कमा के दे देगी आपको जी। लेकिन बुनियादी तौर पर ऐसा हो ना सका, उल्टा ही हो गया। 1-2 जुमले इसके बारे में बता दें कि ये ऐसा हो क्यों ना सका। लोगों को तो बहुत सारे नुकसान हो गए, तो उल्टा रिवर्सल हो गया। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि जिनका पता ही कुछ नहीं कि वो काम क्या करती हैं। उनके अंदर इतना ज़्यादा काम हो रहा है, इतना ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। कौन कर रहा है उन कंपनियों के अंदर काम? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा जो इन्वेस्टर है और इन्वेस्टर बेस है, जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, एक तो इन्वेस्टर बेस हमारा बहुत छोटा है। इट्स ओनली 250,000 जिसके अकाउंट्स है 2.5 लाख। 20 करोड़ की आबादी में 2.5 लाख। वी आर परहैप्स द जिसको कहते हैं लोवेस्ट पेनिट्रेशन एटलीस्ट इन इमर्जिंग मार्केट, जहाँ 24 कंट्रीज़ है। वी आर एट द लोवेस्ट लेवल। उसके अलावा जो अनफॉर्चुनेटली जो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का, इट इज़ ऑल्सो अमंग बैरियर है, रुकावट है जी। अब लिटरेसी रेट तो मैंने जनरल बात की कि लिटरेसी रेट हमारा जो है वो बहुत कम है। अब लिटरेसी रेट के अंदर भी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसका एक सब हेड आप करें, फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे यहाँ बहुत वीक है। और उसकी वजह मैं आपको बताऊं। चले, पॉइंट टेकन, आप बात सही कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को अवॉइड ना करें। तो आप बहुत ज्यादा तोल मोल के बोल रहे हैं भाई, इतना तोल मोल के नहीं बोले आप। जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, ये टेबल कुर्सी वाली कंपनी है जो इनके शेयर कौन चला रहा है? देखिए, जो बता देना। आप तो वैसे ही बात करते हैं कि फंडामेंटली अच्छी होनी चाहिए कंपनी, तो बता दें आप बात कि भाई गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। नहीं, देखें, जो सट्टेबाजी है हमारा, देखें, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकता हूँ। There are 550 companies which are listed in the stock exchange, राउंड ऑफ अगर करें 550 कंपनीज। अब हर एक के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। देखिए, एक इन्वेस्टर भी जो है ना, वो उसको अगर कुछ थोड़ा बहुत उसको भी सोचना चाहिए कहाँ वो इन्वेस्ट कर रहा है। अगर वो लेट्स से मकान लेना चाहता है, तो क्या वो आंख बंद करके मकान ले लेता है? वो खुद देखता है, अपनी फैमिली को दिखाता है, अपने दोस्तों से डिस्कस करता है, फिर जाके मकान लेता है। इन्वेस्टर, देखें, हम एज फार एज वी आर अमंग द ओल्डेस्ट ब्रोकरेज हाउसेज इन पाकिस्तान, हम इन्वेस्टर्स ये गाइड करते हैं कि भाई अगर किसी कंपनी ने, इट्स नॉट ओनली अर्निंग्स, प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल की बात की, मैं उसके साथ साथ वी ऑलवेज टेल द पीपल कि भाई अगर किसी कंपनी ने पिछले 5 साल में हर साल मुसलसल एवरी ईयर कंसेक्यूटिवली कैश डिविडेंड नहीं दिया है, हम रेकमेंड नहीं करते हैं, पर्टिकुलरली जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं। और बिकॉज वी आर अ पुअर, यानी कमा के देने वाली कंपनी के साथ डिविडेंड भी होना चाहिए हर साल, उसी के शेयर खरीदें और बेचें हम। अच्छा, दे आर लाइक उसमें लेस देन 100 सच कंपनीज जो पिछले 5 साल में हर साल कैश डिविडेंड जिन्होंने दिया है, आउट ऑफ 550 कंपनीज। चलो ठीक है। तो बाकी जो लोग खरीद रहे हैं ऐसी कंपनियों के शेयर जो कुछ कमाती नहीं है, कुछ पता नहीं क्या बनाती है, या हम लोग रेकमेंड जानना करते नहीं नहीं चाहते कि क्या बनाती है, उनको हम छोड़ दें। हम रेकमेंड नहीं करते। अगर वो इन्वेस्टर लेना चाह रहे हैं, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। देखिए, पैसा इन्वेस्टर का है, हम रेकमेंड नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग सुनते लेकिन भी और हैं। लोग करते हैं। चले, उनका नाम नहीं लेते हम। आपकी बिगड़ जाएगी, मेरी भी बिगड़ जाएगी, छोड़ें। इस तरफ आए भाई। आप काफ़ी अरसे से आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि आपकी मार्केट जो है वो चीनियों ने नहीं खरीदी, किसी और ने खरीदी है। लेकिन आप बज़िद नहीं, चाइनीज़ ने खरीदी है। जब ये दूल्हा जो था ये भाग गया था बारात लेकर, तो उस वक्त किसी का टेलीफोन गया था चाइना, ठीक है सर, हो सकता है पेरिस से टेलीफोन गया हो,
अब भले आप माने नहीं माने, दूल्हा भाग गया बारात के साथ, चाइना से बारात आ रही थी, उनकी फ्लाइट लेट हो गई। अब आपको याद हो ना याद हो, मुझे याद है इन चीज़ों का। फिर कोई टेलीफोन शायद गया पेरिस से और जनाब बारात भी आ गई, दूल्हा भी आ गया, काजी भी आ गया, निकाह फ़ौरन पढ़ाया गया, आपकी मार्केट बिक गई। तो मुझे ये बता दें कि ये कैनेडियन एमडी जो आया है, ये चाइनीज़ ने नहीं बुलाया। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, आप कहते तो आपकी मैं मान लूँगा, लेकिन ये कैनेडियन एमडी चाइनीज़ ने नहीं बुलाया, मैं नहीं मानता। अब आप देखिए, मैं उससे रिलेट करूंगा और इस पे मैं आता हूँ। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी या ग्वादर सी पोर्ट, आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सिंगापुर को इन्होंने लाइक 30 और 40 ईयर लीज पे उन्होंने दिया था, बट देवर सम सॉर्ट ऑफ सीवियर किस्म के इश्यूज थे, जिसकी वजह से सिंगापुर ने डिसाइड किया कि भाई वी डोंट वांट टू कंटिन्यू। चाइना सीपैक जो आप उसमें बहुत डिस्कशन हो चुका है, इसलिए हमें इतना उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब चाइनीज़ ने जो है वो टेक ओवर किया है फ्रॉम सिंगापुर। वेट वन सेकंड, हाँ, वो व्हाट्सएप का मैसेज आपने देखा है जो अब बड़ा सर्कुलेट हो रहा है, और ख़ास तौर पे आपकी कम्युनिटी के लोग भी बहुत सर्कुलेट करें। गवादर के पैसे किसने दिए थे सर? गवादर के पैसे किसने दिए थे, मुझे ये बता दें। देखिए, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ओमान से जब वो उसका हिस्सा था और वो ग्वादर का हिस्सा जो हिस्टोरिकली ये कहा जा रहा है, पैसे किसने दिए थे? हिज हाइनेस द आगा खान ने डोनेशन वो परचेज करके सुल्तानेट ऑफ ओमान से परचेज करके और गवर्नमेंट को उन्होंने डोनेट किया। वो तो हिस्टोरिकल हिस्ट्री है। नोटू किसने दिया था, ये मैंने आपसे पूछना था। जी। यहाँ पर आप माने ना माने, मैं नहीं मानता, दिल नहीं मानता। चाइनीज अपना बॉस कनाडा से मंगा लें, मैं नहीं मानता। आप कहते हैं मैं मान लूंगा चुपचाप, लेकिन दिल नहीं मानता। जो मुझे जो इंफॉर्मेशन है, वाइल दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच डू नॉट कम इन मीडिया, लेकिन जो मुझे इंफॉर्मेशन है कि 3 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हुए थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए, और तीनों को शंघाई बुलाया गया फाइनल इंटरव्यू के लिए, और वो तीनों शंघाई गए बिकॉज जो एंकर इन्वेस्टर है, जो सेल परचेज एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये 3 पोजीशंस इट विल बी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर करें। सर, तो उन्होंने उन 3 में से रिचर्ड मॉरन को हायर किया। इज द रिस्पेक्टेबल ऑफिस इन पेरिस ए की पर्सन और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंस इन PSX? यस, नो? देखिए, देखें क्या फैसिलिटेटर कौन है इन 4 जो लाए हैं चाइनीज को, 5वां बंदा कौन है? सर मिन्स नहीं करें अपने अल्फाज को, सर बिल्कुल क्लियर कट बता दें। बिल्कुल नहीं, ये मैं समझता हूँ ये खुशाइन बात है कि जो चाइनीज कंसोर्शियम उन्होंने सर लोकल कौन है उनके साथ? लोकल एक ही इदारा है, नाम ले दें। उसमें उन्होंने हबीब बैंक इस पार्ट ओनर ऑफ द कंसोर्शियम, जो 5% जो शेयर्स है वो हबीब बैंक के पास है आउट ऑफ 40%। वो कंसोर्शियम में जो 5 लोग हैं, जिसमें हबीब बैंक भी शामिल है। हबीब बैंक किसका है सर? हबीब बैंक, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब इट्स नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हबीब बैंक इज लाइक 51% ओन्ड बाय आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थैंक यू। तो वो आप थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बता दी बात जी। तो इसको बताने में क्या बुराई है? उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये आपके मेंबरों को नहीं पता? नहीं, ये देखें, जो आपके जो पर्सनल है मार्केट के बिग 5 जो कहते हैं, वो सॉरी पेरिस वाली सरकार के सामने उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। अगर आप ना माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगा। नाजरीन, बहुत अरसे से मैं एक बात कर, लेकिन लोग मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। मैं कतई ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट इम्प्लाइंग, मैं सिर्फ सवालों के जवाब ले रहा हूँ। उन सवालों की जवाब की बुनियाद के ऊपर फैसले आप खुद करें। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात करें हम अफरोज़ मर्चेंट साहब के साथ, जो कि CEO हैं मर्चेंट इन्वेस्टमेंट्स के। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी हमारी, उसमें कहीं ऐसे जज्बात के अंदर कोई गलतफहमी ना पैदा हो जाए। आई हैव ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बोथ इंस्टीट्यूशंस, एक जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उसके लिए भी, और उसके साथ साथ जो है वो खान साहब के लिए भी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में बहुत ह्यूमैनिटेरियन काम किया है। ये तो खाली हम एक डिस्कशन कर रहे हैं और इसका बुनियादी मकसद यही है कि कोई एक नई चीज़ आप लोगों के सामने पेश की जा सके। हमारे साथ जनाब अफरोज़ मर्चेंट साहब मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। जनाब अफरोज़ मर्चेंट साहब, अब आपको दूसरी जानिब ले जाना चाहूँगा, और वो एक बहुत ही अहम इशू है। वो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। आपको पता होगा कि एक बड़ी मारूफ शख्सियत और भी हैं पाकिस्तान की, उनका नाम है अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब। उन्होंने कहा है कि आप मुस्कुरा दिए भाई, वो उन्होंने संजीदा बात की है, आप उनको गैर संजीदगी से ले रहे हैं। उन्होंने कहा है जनाब 17 तारीख से मैं प्रोटेस्ट शुरू कर रहा हूँ, 18 तारीख को उनके साथ PTI भी मिल जाएगी। मार्केट ने पिछली दफ़ा धरनों के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, अगर इस दफ़ा धरनों और प्रोटेस्ट के अंदर मार्केट पे इम्पैक्ट आया तो आपके ख्याल से सरमायाकारों का क्या बनेगा? देखिए, अगर पिछले 2 दिन से मार्केट में जो करेक्शन आ रही है, उसमें जो बुनियादी वजह यही है कि 17 तारीख को ताहिरुल कादरी अपना धरना शुरू करेंगे और इमरान खान ने भी स्टेटमेंट दिया 18 को वो ज्वाइन करेंगे। तो इस किस्म की पॉलिटिकल नॉइज़ जिसको कहते हैं दुनिया भर में, वो उसकी वजह से तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है। और मार्केट में कुछ पॉजिटिवली मैं इस तरह से देखूंगा, डेमोक्रेसी पाकिस्तान के 70 साल की हिस्ट्री में आई वुड स्टिल से वी आर स्टिल एट एन इन्फेंसी स्टेज, क्योंकि पहली दफ़ा किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने टेन्योर कंप्लीट किया था, दैट वाज द लास्ट गवर्नमेंट। और ये टेन्योर आई होप एंड फॉर द सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी कि ये टेन्योर कंप्लीट हो, विच इज़ ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे। 5 जून को इनका टर्म कंप्लीट हो जाएगा। 5 जून को ये आए थे 2013। तो ये दिस इज़ डेफिनेटली डीस्टेबलाइजिंग कि ये धरने की वजह से या दुनिया भर में इस किस्म के धरने और भाई इजाजत नहीं होती है। अब मैं आपके सामने ओरिएंटेशन रख देता हूँ, आप मार्केट बिहेवियर बताइएगा। अभी देखें, जिसका पैसा लगा होता है ना, सबसे ज़्यादा सीरियस वो होता है। जिसके पैसे नहीं लगे हुए, जिसके कोई स्टेक्स नहीं है, वो तो जाके एहतिजाज करेगा, दैट विल बी इट। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त इन्वेस्टर्स जो हैं वो 2 या 3 सिनारियोज को देख रहे हैं। एक सिनारियो ये है कि अर्ली इलेक्शन कॉल कर दें, कहानी खत्म हो गई, बिल्कुल स्टेबिलिटी आ गई, तमाम मामला जो है वो अपने, ऐसी भी बातें हो रही हैं, बातें तो बहुत सारी हो रही हैं ना, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि अपना टेनोर मुकम्मल कर लेते हैं, जैसे तैसे भी हालात रहते हैं, बिकॉज हाफ जनवरी तो गुजर ही गया है, तो लेट से इन्होंने 4-5 महीने और गुजारने, तो जैसे तैसे करके 4-5 महीने गुजार लें। एक रिलेटिव अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इवन विद बैड थिंग्स हैपनिंग इन द कंट्री आ सकती है। तो सारे ही सिनारियोज कोई ऐसे नहीं है कि जो बहुत हार्मफुल हों। आपको लगता है कोई हार्मफुल सिनारियो इसके अंदर से निकल सकता है? मेरे ख्याल से तो कोई हार्मफुल सिनारियो निकल ही नहीं रहा। अगर आज गवर्नमेंट कहती है हम जा रहे हैं, तो भी कोई हार्मफुल सिनारियो नहीं है, अपना टाइम तो पूरा कर लिया। देखिए, डेमोक्रेसी में डेफिनेटली कुछ कंट्रीज़ में, इवन इन एडवांस कंट्रीज़, अर्ली इलेक्शंस का होता है, वो डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन मैं समझता हूँ हमारी डेमोक्रेसी इस वक्त उस स्टेज पे है कि मैं समझता हूँ कि कंप्लीशन ऑफ टेन्योर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम हिस्टोरिकली देखें, या आर्मी ने रूल किया है हाफ द टाइम, और द अदर हाफ द टाइम टेन्योर या 2 साल या 3 साल के बाद इलेक्शंस दोबारा हो रहे हैं। तो ये इतना खुशाइन मैं नहीं समझूंगा, सिंस इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, कि ये किसी तरह इलेक्शंस के लिए दे शुड परहैप्स, आई वुड से दिस इज परहैप्स अ मोर इलेक्शन स्ट्रैटेजी के धरनों से, बिकॉज इलेक्शंस आर वेरी फ्यू मंथ्स अवे। इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं? कोई चेंज होगी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर ड्यू टू पॉलिटिकल चेंज? आपको लग रहा है कि इन्वेस्टर्स इस वक्त ये सोच रहे हैं, या उन्होंने ये सिनारियो ज़रूर सोचा है कि गवर्नमेंट बदल जाएगी? There is a possibility. इन्वेस्टर्स जो, अगर इन्वेस्टर्स का ये ख्याल है गवर्नमेंट अगर बदलती है, कोई और गवर्नमेंट भी आ जाती है, मोर और लेस अब हम शायद उस टाइम पे नहीं है जहां बातें नेशनलाइजेशन और इस किस्म की चीज़ों की होती थी। मोर और लेस अगर आप देखें, उन्हीं पार्टी जो कि नेशनलाइजेशन के फेवर में थी,
अब वो दे आर नॉट रियली, दे बिलीव कि वो तो आप ये समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर ये सियासी जमातें एक दूसरे के बड़े नजदीक हैं। नजदीक है, एग्जैक्टली। वो जो एक पहले सिनारियो ये था कि टेंजेंट पे सब लोग थे, वो टेंजेंट नहीं है, नहीं है जी। अब रफली मिलती जुलती इकोनॉमिक पॉलिसी जी जी, तो को खास कोई ऐसी कोई इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। एग्जैक्टली जी, यानी एक्सपेक्टेशन विद रेलेवेंस टू इकोनॉमिक पॉलिसीज यही चीजें हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, जीएसटी रेट्स हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स है। अच्छा, आपके साथ 2-3 चीज़ें और भी डिस्कस करनी है। पहले प्रोग्रामों के अंदर भी कोशिश करते रहे, वक्त ख़त्म हो जाता था, लेकिन आज मैं कोशिश करता हूँ बात करें। बहुत सारी विडोज़ हैं, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो बहुत परेशान हैं, बोल रहे हमें कैपिटल गेन्स टैक्स समझ में नहीं आ रहा, हमें जो आपने टैक्स लगा दिया उन बोनस शेयर ये समझ में नहीं आ रहा। आपने नहीं, हुकूमत ने लगाया। तो वो कह रहे हैं कि साहब इसके अंदर कोई रिलीफ दी जाए हमें, क्योंकि अगर हमें रिलीफ नहीं दी जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो आपके ख्याल से क्या गवर्नमेंट को रिकंसीडर करना चाहिए अपनी पॉलिसियों को जो कि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की तरफ रखी हैं, थोड़ी सी रिलीफ दें इन्वेस्टर्स को, थोड़ा इंकरेज करें उनको, और ख़ास तौर पे जो नई मैनेजमेंट आई है, जो बाबू आए हैं कनाडा से, उनको भी मैं गुजारिश करूंगा कि सर आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि गोरे जब भी आते हैं तो थोड़ी तब्दीली लेकर आते हैं, थोड़ी बहुत तो लाते हैं अपनी तरफ से, तो वो भी कुछ अच्छी स्टेप्स लें कि लिवरेज प्रोडक्ट भी आ जाए, कोई ऑप्शंस वगैरह आ जाएँ। क्या कहते हैं, इस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? देखिए, दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये पाइपलाइन में है। ओनली लास्ट वीक जो है वो राना अफजल जो मिनिस्टर फॉर स्टेट है वो आए थे, स्टॉक एक्सचेंज विज़िट किया है, और उसमें स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर जो मेंबर्स हैं, उन्होंने ये टैक्सेशन के हवाले से So does Rana साहब understand these issues? Oh yes, he carefully listened and सारी चीज़ें नोट की है, और मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। टैक्स क्या कम करने से यूएसए के रेवेन्यू में इम्पैक्ट आएगा? अगर 40% यूएस जैसी गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है, 40% इज़ अ ह्यूज अमाउंट, तो ओवरऑल जो है वो रेवेन्यू उनका बढ़ेगा, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंडस्ट्री लगाएंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो वो परसेंटेज कम करने से हकीकत में गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है, कम नहीं होता है। तो ये चीज़ इकोनॉमिस्ट्स और जो बिजनेसमैन होते हैं, टैक्स में रिलीफ देना चाहिए, रैशनलाइज करना बिल्कुल चाहिए टैक्स। ये रैशनलाइज होगा। और सेकेंडली है, मैं आपको बताऊं कि ये बोर्ड में, और ये अब न्यू जो सीईओ कल ही टेक ओवर किया है, इट इज़ ये जो प्रोडक्ट्स जो लॉन्च कर रहे हैं, जो कि डेवलप मार्केट में ये होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, क्रॉस लिस्टिंग, जो कुछ कंपनीज हमारी है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, वो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी, ये सारी पाइपलाइन पे है। और आई सी अ डिफरेंट, आई एम क्वाइट होपफुल अंडर लुकिंग एट दिस चाइनीज जो इंटरनेशनल जो इनको एक्सपीरियंस है। He has been. I am not looking at the Chinese. I am looking at the Canadian. Sorry. आप चाइनीज की तरफ देख रहे हैं, मैं कैनेडियन की तरफ देख रहा हूं। बॉस एमडी होता है, कैनेडियन की भी मैं बात कर लूं। एमडी कैनेडियन है। एमडी कैनेडियन है, और मैं आपको ये भी बात कर लूं कि क्योंकि फॉर द बेनिफिट ऑफ नाजरीन जो हमारे हैं, कि he has done his MBA from the best university in Canada, which is known as McGill University, and international उनका इतना एक्सपीरियंस है। आप उनके साथ डेप्यूटी एमडी आप देखें तो वो भी यू हैंग जो है, he has been to University of Chicago, which is one of the finest universities in the world, और उनका भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव, जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग हैं वो इसको बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं मुल्क So you see a positive reflection on the market with the new management। ये चीज़ें अगर नई मैनेजमेंट आती है, अच्छे काम करती है, तो जाहिर बात है उनको इनकरेज भी करना चाहिए, उनकी बात को आगे भी बढ़ाना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया अफरोज मर्चेंट साहब, आप शो पर तशरीफ लाए। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक एंड वी टेक दम वेरी वेरी सीरियसली। यहाँ पर अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।